हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था और उसके बोर्ड लेवल के सीबीएसई लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में 100% आएगा। ये ऐसा मैंने आपसे बोला था। ये लास्ट लेक्चर में अपन इतना कर चुके हैं। आज अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आगे का एडवांस वाला पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ए का जो ऑर्डर है वो है मान लीजिए n क्रॉस p और b हमारे पास एक मैट्रिक्स है, b का जो ऑर्डर है वो है p क्रॉस n। अगर ऐसा है तो a क्रॉस b जो होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। अपन ने देखा था जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं तो अपन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी केवल और केवल जब डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी होगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा था ये अपने पास ए जो है वो n क्रॉस m का होगा। चलिए अब इसको अपन थोड़ा जनरलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें n तो रो हैं। तो मान लीजिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, डैश 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 डैश, ये रो n है और p कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, अप टू कॉलम p है। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। अगर मैं मैट्रिक्स B के बारे में बात करूं तो मैट्रिक्स B जो है उसका ऑर्डर p क्रॉस m है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज़ p हैं। ये रो 1 है, रो 2 है और यहाँ तक आ जाए तो ये रो p है और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, अप टू ये कॉलम m है। अब अगर मैं a क्रॉस b के बारे में बात करता हूँ तो जो a क्रॉस b हमारे पास होगा उसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस m होगा। मतलब अगर मैं a क्रॉस b के बारे में बात करूँ तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ तो n हो जाएंगी, रो 1, रो 2, रो 3 अप टू रो n, और नंबर ऑफ कॉलम्स m हो जाएंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम m। इस तरीके से हमारे पास n क्रॉस m का होगा। हमने देखा था कि जो a क्रॉस b होता है वो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब इसमें जो रो ले रहे हैं वो किसकी है, मैट्रिक्स बी ए की, और जो कॉलम ले रहे हैं वो किसका है, मैट्रिक्स बी का। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं a क्रॉस b को थोड़ी देर के लिए डी पुट कर दूं, डी। तो डी जो है वो हमारे पास एक n क्रॉस m का मैट्रिक्स होगा। मतलब रो 1, रो 2 अप टू रो n और कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू कॉलम n, कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर मैं a के एलिमेंट्स देखूं, a11, a12 अप टू हो जाएगा a1p, यहाँ जाएगा a21, a22 अप टू हो जाएगा a2p। सिमिलरली यहाँ जाएगा an1, an2 अप टू हो जाएगा anp। सिमिलरली मैं b के एलिमेंट को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा b11, b12 अप टू b1m। सिमिलरली हो जाएगा b21, b22 अप टू b2m और लास्ट में जाएगा हमारे पास bp1, bp2 और लास्ट में जाएगा bpm। a क्रॉस b को अगर मैंने d लिया है तो d के एलिमेंट को अगर मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हो जाएगा d11, d12 अप टू d1n और ये हो जाएगा हमारे पास dn1। ये जो हमारे पास था ना n क्रॉस m था, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके m होंगे, m cm। तो ये d1m ऐसा होगा, dn1, dn2 अप टू dnm। कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे d11 के बारे में बात करूँ, d12 के बारे में बात करूं, किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करूं, तो इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो इसके एलिमेंट और इनके एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा ये हमें समझना है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए, इतना आप नोट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अगर मैं d11 के बारे में बात करूँ, बेसिकली d11 ये पहला एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, r1 c1, रो 1 कॉलम 1। रो 1 तो मैट्रिक्स A का है और कॉलम 1 मैट्रिक्स B का है। अब रो 1 जो है वो मैट्रिक्स A का है, मैट्रिक्स A का रो 1 मतलब ये है, और मैट्रिक्स B का जो कॉलम 1 है वो ये है। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो a11 इंटू b11 क्या जाएगा, a11 इंटू b11, फिर प्लस a12 इंटू b21, a12 इंटू b21 और लास्ट में जाएगा an
1 AN1 इंटू बी, ये क्या जाएगा हमारे पास P1, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, अच्छा सॉरी A1P इंटू बी P1, ये हो जाएगा प्लस AP1P इंटू बी P1। क्या किया अपन ने, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम लिया, A11 B11 A12 B21, लास्ट में जाएगा A1P B P1। तो अगर हम देखें तो ये कैसा है, देखो A वाले एलिमेंट्स में 1 A11 A12 A1B, तो A1R इंटू बी में क्या है, लास्ट वाला 1 फिक्स है BR1। देखें ज़रा, इसका 1 ये वाला सेकंड वाला 1, इसका ये 1 ये 2 ये 2 ये PAP, तो A1R इंटू BR1, जहाँ R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके P, तो D11 की वैल्यू अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो D12 की वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो क्या जाएगा, A1R इंटू BR2, R इक्वल टू 1 से लेके P। अगर मैं D23 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो A2R BR3 और समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके P। मतलब अगर मैं DIJ के बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा AIR इंटू BRJ, समेशन हो जाएगा R इक्वल टू 1 से लेके P। तो इस तरीके से हम DIJ की वैल्यू निकाल सकते हैं। सही बात है। इसको एक बार और समझ लीजिए भाई, इसका कॉलम रो 1 इसकी कॉलम 1 करें तो A11 B11 A12 B12 A1P B1P। जब हमने ये मल्टीप्लाइड किया तो इसका हमने देखा कि इसका पहला एंट्री क्या है 1 और इसका लास्ट का एंट्री 1, इसका पहला एंट्री 1 इसका लास्ट का एंट्री 1, इसका पहला एंट्री 1 इसका लास्ट का एंट्री 1। जब A11 है D11 है तो A का पहला एंट्री 1 है और B का लास्ट का एंट्री 1 है। तो जब D12 होगा तो A का पहला एंट्री 1 होगा और B का लास्ट का एंट्री 2 होगा। D23 होगा तो A का पहला एंट्री 2 होगा और B का लास्ट का एंट्री 3 होगा। DIJ होगा तो A का पहला एंट्री I होगा और B का लास्ट का एंट्री J होगा। दूसरी चीज़, इसका सेकंड एंट्री और इसका फर्स्ट एंट्री सेम है। देखो 1 1 2 2 PP, तो हमने कहा RR। अब इस R की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है और कहाँ तक जा रही है, P तक, तो R इक्वल टू 1 से लेके P। तो सभी केसेस में R इक्वल टू 1 से लेके P। तो इस तरीके से हमने DIJ निकाला। DIJ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी समेशन ऑफ AIR इंटू BRJ, R इक्वल टू 1 से लेके P। इससे हमने क्या देखा, हमने जनरलाइजेशन कर लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। कैसे जनरलाइजेशन कर लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ध्यान दीजिए। हम कहते हैं कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, इसको जनरलाइज फॉर्म में अपन AIJ लिखते हैं और इसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस P है। हमारे पास B एक मैट्रिक्स है, इसको जनरलाइज फॉर्म में हम BIJ लिखते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो P क्रॉस M है। तो A क्रॉस B हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट को मैं DIJ के फॉर्म में लिखता हूँ और इसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस M होगा। तो उस कंडीशन में DIJ की जो वैल्यू होगी वो होगी AIR मल्टीप्लाइड बाय BRJ समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके P। इस तरीके से हमने क्या देखा, ये पहला टॉपिक अभी का हमने जनरलाइजेशन कर लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक देख लिया। तो यहाँ तक अपन नोट कर रहे हैं दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए अपन आते हैं तो अगली हेडिंग अपन डाल देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब अप्लाई होता है तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं। पहली चीज़, पहला कंसेप्ट ये है कि अगर A क्रॉस B डिफाइन है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है और A क्रॉस B जो है वो डिफाइन है, या हम ये कहें A क्रॉस B एग्जिस्ट करता है, A क्रॉस B एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि B क्रॉस A भी एग्जिस्ट करेगा। ये डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि B क्रॉस A भी एग्जिस्ट करेगा।
इफ ए क्रॉस बी एग्जिस्ट देन दैट इज नॉट इम्प्लाइज दैट बी क्रॉस ए भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ए क्रॉस बी डिफाइन है, ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करता है, ए क्रॉस बी डिफाइन है, देन इट इज पॉसिबल दैट बी क्रॉस ए एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, इफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड, if A cross B is defined then it is possible that if A cross B is defined then it is possible that B cross A is not defined or may have different order। तो B cross A may not define or may have different order। चलिए तो अपन देखें इस चीज़ को एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, देखिए एग्जाम्पल से समझिए आप। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है 3x2 और B हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर है 2x3। अब जरा हमें A क्रॉस B का मैट्रिक्स निकालना है तो A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। A जो है वो 3x2 का है, B जो है वो 2x3 का है। तो A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा वो 3x3 का होगा। सिमिलरली जब मुझे B क्रॉस A निकालना है तो मैं B लिखूँ A लिखूँ, B का जो ऑर्डर है वो 2x3 का है और A का जो ऑर्डर है वो 3x2 का है, ये सेम है। तो B क्रॉस A की जो वैल्यू होगी वो 2x2 की होगी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि A क्रॉस B का ऑर्डर 3x3 है और B क्रॉस A का ऑर्डर 2x2 है। तो हमने क्या लिखा था कि भाई A क्रॉस B एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो A क्रॉस B डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि B क्रॉस A भी उसी ऑर्डर का डिफाइन करेगा या B क्रॉस A डिफाइन करेगा ही। तो हमने देखा A क्रॉस B डिफाइन कर रहा है, B क्रॉस A भी डिफाइन कर रहा है, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास एक ऑर्डर है 2x2 का, एक मैट्रिक्स है 2x2 जिसका ऑर्डर है, B एक मैट्रिक्स है 2x3 जिसका ऑर्डर है। एक ऑर्डर क्या है 2x2 और B का ऑर्डर क्या है 2x3। अब अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूँ तो A क्रॉस B का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x3। तो अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है A क्रॉस B जो है वो डिफाइन है और उसका ऑर्डर 2x3 है। अब ज़रा मुझे B क्रॉस A निकालने की कोशिश करना है तो B का ऑर्डर है 2x3 और A का ऑर्डर है 2x2, ये सेम ही नहीं है और ये सेम ही नहीं है, मतलब B क्रॉस A जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अगर B क्रॉस A एग्जिस्ट करता है, A क्रॉस B एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि B क्रॉस A एग्जिस्ट करेगा। B क्रॉस A डज़ नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है और B क्रॉस A एग्जिस्ट करे तो उसी ऑर्डर का हो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरे ऑर्डर का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। चलिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। लिख लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मतलब A क्रॉस B की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल। जनरली ज़रूरी नहीं है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A की वैल्यू हमेशा इक्वल हो। अगर हमेशा A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल होता तो अपन कहते A एंड B जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, आप किसी भी स्थिति में कोई भी 2x3 और 3x2 करो, आप A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A करो, वेयर A एंड B आर रियल नंबर, ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। बट मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल। चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 1 0 0 और एक मैट्रिक्स हमारे पास है B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 1 1 0 0 0। A क्रॉस B निकालते हैं अपन। अगर मैं A क्रॉस B निकालना चाहता हूँ तो पहले मैं A लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, फिर हम B लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। अब इसका रो और इसका कॉलम लेना है तो 1 इंटू 1 और 1 इंटू 0, क्या बचा 1, फिर 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0। तो A क्रॉस B की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई 1 0 0 0। हम B क्रॉस A की वैल्यू निकालते हैं तो B क्रॉस A की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू क्या है, A है 1 1 0 0। तो
तो ये हमने रख लिया 1 1 0 0, मल्टीप्लाइड करें इसका रो इसका कॉलम, बी का रो ए का कॉलम, तो ये 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, सम करने पे 1 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, सम करने पे 1 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 तो 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास बी क्रॉस ए आ गया। अब साफ साफ दिख रहा है ए क्रॉस बी है 1 0 0 0 और बी क्रॉस ए है 1 1 0 0, तो हमें साफ साफ सब दिख रहा है कि भाई ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर थर्ड करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहता है कि अगर हमारे पास इफ़ मान लीजिए ए एक नल मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ अ नल मैट्रिक्स, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज़ नल मैट्रिक्स, देन जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगा। सही बात है भाई, सीधी सी बात है। अपन प्रूफ भी कर सकते हैं कि अगर एक हमने ले लिया नल मैट्रिक्स और दूसरा हमने कोई भी ले लिया, मान लीजिए हमने नॉट नल मैट्रिक्स लिया, तो इसका वैल्यू हमेशा एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए ये इसलिए लिखवाया क्योंकि इसका जो कन्वर्स है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले इतना नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज़ अ नल मैट्रिक्स एंड देयर प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। बट प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर ए क्रॉस बी जो है इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स है, देन ज़रूरी नहीं है कि ए और बी में से कम किसी भी एक की वैल्यू ज़ीरो होगी। दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स है, देन दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज़ नल मैट्रिक्स। अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए की वैल्यू नल मैट्रिक्स होगी या बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स होगी या दोनों की वैल्यू नल मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है। अगर लेकिन उल्टा पॉसिबल है, अगर दोनों में से कोई एक जी नल मैट्रिक्स है तो ए क्रॉस बी हमेशा नल मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी नल मैट्रिक्स है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी में से कम कोई एक नल मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -1 0 2 और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है और ये बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 5 0 0। अगर मैं ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम लेना, ए का रो बी का कॉलम, तो 5 इंटू 0 -1 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 2 इंटू 0 0। तो भाई ये ए क्रॉस बी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट ए क्रॉस भी नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब कब ऐसा भी पॉसिबल है कि ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो बट ए क्रॉस भी नल मैट्रिक्स हो। यही इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगली प्रॉपर्टी देखें अपन, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि अगर हमारे पास ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, और एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में
जो बी होगा वो एक नल मैट्रिक्स ही होगा। बी इज़ ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। क्या कहा है कि अगर ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्रॉस बी की वैल्यू 0, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स। चलिए इसको देखते हैं अपन क्या कहना चाह रहे हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। आप पहले नोट कर लीजिए कि इफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, देन बी मस्ट बी कैसा हो जाएंगे, नल मैट्रिक्स सच दैट ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखते हैं अपन इसको वेरीफाई करते हैं। अगर हम ले लें भाई ए क्रॉस ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए ऐसा लिख देते हैं उसको, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 1 2 3 4। इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू 4 4 और 3 इंटू 2 6, तो वैल्यू है -2 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी हमें निकालना है, तो बी मैंने ले लिया ए बी सी डी और इक्वल टू है 0 0 0 0। इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो इस पे ए का रो बी का कॉलम, तो a प्लस 2c और ये क्या जाएगा b प्लस 2d, फिर ये क्या जाएगा 3a प्लस 4c और ये क्या जाएगा 3b प्लस 4d और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 0 0 0। अगर हम कंपेयर करते हैं तो a प्लस 2c की वैल्यू 0, b प्लस 2d की वैल्यू 0, 3a प्लस 4c की वैल्यू 0 और 3b प्लस 4d की वैल्यू 0। तो जब ये दोनों 0 होंगी तो इन दोनों में वेरिएबल तो सेम है a और c, मतलब हमारे पास ऐसा आ जाएगा a प्लस 2c की वैल्यू 0 और 3a प्लस 4c की वैल्यू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, a इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। सिमिलरली b प्लस 2d की वैल्यू 0 और 3b प्लस 4d की वैल्यू 0। अगर ये हमारे पास है b प्लस 2d की वैल्यू 0 और 3b प्लस 4d की वैल्यू 0, हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम वेरिएबल हैं, तो हमारे पास आ जाएगा d इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ये जो b हमारे पास था उसके सभी एलिमेंट 0 हैं, तो b क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सब हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर a क्रॉस b की वैल्यू नल मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है और a और b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, तो b मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं बी और सी, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैंने मान लीजिए दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाइड कर दिया और ए को हमने आगे रखा, तो ये ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी होगा। और अगर मैं ए को पीछे रखूँगा तो दोनों तरफ पीछे रखना पड़ेगा, यहाँ भी पीछे और यहाँ भी पीछे। देखिए ये चीज़ भावना है, समझिए। मैंने बी के आगे ए रखा है तो ए सी के आगे भी ए होगा, अगर मैंने बी के पीछे ए रखा है तो सी के पीछे ही ए होगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी होगा और बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए होगा, अगर हमारे पास जो है बी इक्वल टू सी है, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी डिफाइन। जब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए सब कुछ डिफाइन होंगे तभी ये सब चीज़ें होंगी, है ना। चलिए, हालांकि डिफाइन होंगे क्योंकि बी इक्वल टू सी है, सेम ऑर्डर का होगा तभी तो इक्वल होगा, तो ये सब चीज़ें डिफाइन होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में अपन बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हमने ये कहा था कि अगर b इक्वल टू सी है तो a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस सी होगा, ये परम सत्य है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं होगा, कैंसिलेशन नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अगर a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस सी है तो आप a और a को कैंसिल करके b इक्वल टू सी लिख रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स में नहीं होती है। तो अपन लिख लें इसको, इफ़ a क्रॉस b इक्वल टू है a क्रॉस c, दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू c। और नीचे लिख लें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, लिख लीजिएगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
7 के बाद फिर अपन आते हैं 8 पे। 8 देखिए भाई, 8 में हमारे पास है इफ़ ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आया जिसमें ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो गया, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो किसी केस में ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, देन ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट ऑफ ईच अदर। तो उस कंडीशन में ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट of each other. A and B are said to be commute of each other. If A cross B equal to B cross A है, then A and B are said to be commute of each other. और प्रॉपर्टी नंबर 9, पहले ये नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि अगर A क्रॉस B इक्वल टू माइनस बी क्रॉस A है, देन A and B are said to be एंटी कम्यूट ऑफ each other. A and B are said to be एंटी कम्यूट ऑफ each other। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं, ए एंड बी हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए एंड बी हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो उस कंडीशन में जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ही आएगा, है ना। अगर ए क्रॉस बी हमारे पास है डायगोनल, ए एंड बी आर द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो उनका जो ए क्रॉस बी होगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। देखिए अपन, अगर हमारे पास ए है, मान लीजिए A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये A है, और B अपन ले लेते हैं D 0 0 0 E 0 0 0 F, ये हमारे पास B है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं A क्रॉस B की वैल्यू निकालता हूँ, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B हमारे पास आ जाएगा A 0 0 0 B 0 0 0 C, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाएगा D 0 0 0 E 0 और 0 0 F। मैं मल्टीप्लाइड करूं तो इसका रो और इसका कॉलम, तो AD 0 0, तो ये हो जाएगा AD। फिर यहाँ पे आ जाएं 0 0 0, तो ये 0, फिर 0 0 0, ये 0, अभी आ जाओ 0 0 0 0, फिर 0 BE 0, तो ये BE, और 0 0 0, तो ये 0। अब थर्ड रो लेते हैं, 0 0 0, तो ये 0 0 0 0, ये 0 0 0 CF, तो ये 0। क्या बात है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देखिए ज़रा, यहाँ से हमारे पास आ गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स था दोनों, तो A क्रॉस B भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आ गया कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स में ABC था, ये डायगोनल मैट्रिक्स में DEF है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में क्या जाएगा, ADBECF। देखिए ADBECF। तो इस तरीके से अपन डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं B क्रॉस A निकालूँ, ये चीज़ क्लियर हुई। पहली चीज़ हमने देखा है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आए। हाँ भाई, तो हमने देखा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास A एंड B आर डायगोनल मैट्रिक्स तो उनका प्रोडक्ट डायगोनल मैट्रिक्स होगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, ADBECF। अच्छा, अगर मैं अब B क्रॉस A करूँ, ये तो मैंने A क्रॉस B किया, अगर मैं B क्रॉस A करता हूँ, ये तो अपन ने निकाल लिया था A क्रॉस B, तो अगर मैं B क्रॉस A करूँगा तो क्या होगा भाई, B क्रॉस A भी डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, तो ये हो जाएगा DA 0 0, फिर 0 EB 0 और 0 0 FC, ये आएगा। तो एक चीज़ आप समझिए, देखिए ज़रा, A क्रॉस B और B क्रॉस A हमेशा इक्वल है, A क्रॉस B भी वही है, B क्रॉस A भी वही है। तो यहाँ से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई कि अगर A हमारे पास
और बी ए और बी दोनों आर द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो उस कंडीशन में ए एंड बी आर कम्यूट, ए एंड बी आर ऑलवेज कम्यूट। तो अपन अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि टू डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूट। तो अगर अपन देखते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 11, ए एंड बी हमारे पास हैं, इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए एंड बी आर द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर कम्यूट ऑफ ईच अदर, देन ए एंड बी आर कम्यूट ऑफ ईच अदर। ए एंड बी कैसे होंगे? कम्यूट ऑफ ईच अदर होंगे। ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 11 के बाद अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। नोट कर लीजिए यहाँ तक। प्रॉपर्टी नंबर 12 देखिए भैया। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और जो आई है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके ऑल एलिमेंट 1 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी 0 होता है, पता है ना अपन को। तो अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो उस कंडीशन में अगर हम a क्रॉस i करेंगे या फिर हम i क्रॉस a करेंगे, तो दोनों केस में वैल्यू a ही आएगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं ले लूँ a b c d, ये a ले लूँ और i हो गया 0 1 0 0 1, तो अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ तो क्या जाएगा a इंटू 1 a, b इंटू 0 0 a, फिर ये 0 b, फिर ये क्या जाएगा c 0, फिर ये क्या जाएगा 0 0 d, तो इसकी वैल्यू a के इक्वल आएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास क्या हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 12 हो गई। चलिए अगली प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या कहती है? ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 13 कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि A एक नल मैट्रिक्स है, A एक नल मैट्रिक्स है, देन डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब 0 0 0 0 होंगे सब, तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो भी 0 आएगा। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू नल मैट्रिक्स ही है। क्या कह रहे हैं भाई? अगर ए की वैल्यू हमारे पास नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो उसका ए हमेशा नल मैट्रिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से समझिए ज़रा। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 6 1 2 3 6, तो दिस इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो क्या जाएगा? 1 इंटू 6 6 और 3 इंटू 2 6, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें दिख रहा है साहब सब ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बट उसका डिटर्मिनेंट 0 है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन अगर ए नल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर आ गई कौन सी? 13। प्रॉपर्टी नंबर 13 के बाद आइए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 14। प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या कहता है? ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 14 कहता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए क्रॉस बी करें फिर क्रॉस सी कर दें, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम बी क्रॉस सी करें फिर उसमें क्रॉस ए कर दें। दोनों केस में वैल्यू हमेशा और हमेशा इक्वल आएंगी। तो दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है मैट्रिक्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 15, तो अपन लिख लें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अगर ए बाहर है, अंदर है बी प्लस सी, तो ए बी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, फिर प्लस जो का त्यों रहेगा। ए सी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी। सिमिलरली ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बी प्लस सी है
और ए इस तरफ होता ए, तो ए बी के पास जाता तो क्या हो जाता बी क्रॉस ए, फिर प्लस जो का तो ए सी के पास जाता तो क्या हो जाता सी क्रॉस ए। तो इस प्रॉपर्टी को जो है अपन क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो इस तरीके की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अगली प्रॉपर्टी है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ। अगली प्रॉपर्टी है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए क्या होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो अगर ए स्क्वायर लिखा है तो इसे अपन ए क्रॉस ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए होगा। ए क्यूब लिखा है तो इसका मतलब ए क्रॉस ए होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोई और मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा तो फिर हो सकता है कि भाई ए क्रॉस ए डिफाइन ही ना हो। भाई देखो आप, अगर हमारे पास ए 2 क्रॉस 3 का होता तो ए 2 क्रॉस 3 का होता तो ये इक्वल होते ही नहीं, इक्वल होंगे नहीं तो ये डिफाइन ही नहीं होंगे। तो ये डिफाइन ही जब होगा जब ये दोनों इक्वल हों, और ये दोनों इक्वल हो गया तो ए कैसा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ए क्रॉस ए डिफाइन ही जब होगा जब हमारे पास ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस ए 2 बार, ए क्यू का मतलब होता है ए क्रॉस ए 3 बार, ए का पावर एन का मतलब होता है ए क्रॉस ए अप टू n टाइम्स। तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम देखें अगला इसका कंसेप्ट, तो ये सब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का कंसेप्ट नंबर 1 आ गया। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है देखिए, दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास आई जो है वो क्या है बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो इसका मैं कोई भी पावर कर दूं, आई जो है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं कोई भी पावर कर दूं n, तो इसकी वैल्यू हमेशा आई ही आएगी। आई स्क्वायर की वैल्यू आई आएगी, आई क्यूब की वैल्यू आई आएगी, आई 4 की वैल्यू आएगी, आई का पावर कुछ भी कर दूं मैं, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा आई ही आती है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का पावर m और ए का पावर n है। ए हमारे पास कैसा है, ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का पावर m इंटू ए का पावर n को आप ए का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का पावर m और उस पूरे का पावर n अगर है तो इसे हम ए का पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का पावर अगर आप 0 लिखते हो तो इसकी वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो ये इसके पावर्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स में इतना ही है। फिर अपन आते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है, देखिए ज़रा, हालांकि क्वेश्चन तो अपन उसके कर चुके हैं बोर्ड लेवल वाले। हेड डाल लीजिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ये कहता है कि अगर हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, मान लीजिए ये है a0 इंटू एक्स का पावर n प्लस a1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 अप टू an, वेयर दिस इज़ अ मैट्रिक्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x) अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो x का जो भी पावर होगा वो क्या हो जाएगा, x का जितना भी पावर आपको दिख रहा है वो सब नेचुरल नंबर होगा, और a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। हम अगर ये कह दें f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये सब डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो गई। हमने कह दिया कि f हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। f अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और a जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a क्या है, लेट a जो है कैपिटल A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कैपिटल A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम f ऑफ a के बारे में अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a पुट कर दें तो a0 इंटू ए का पावर n प्लस a1 इंटू ए का पावर n माइनस 1 अप टू an, ये हमारे पास आ जाएगा। और सेम वही कंडीशन होगी कि अगर हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू 0 होती है, f ऑफ a की वैल्यू 0 होती है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि a इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस मैट्रिक्स, a इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस फंक्शन, a इज़ ज़ीरो,
ज़ीरो या फिर कह सकते हैं रूट ऑफ एफ एक्स। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो हम जैसा अल्फ़ा बीटा में कहते थे वैसे ही कहेंगे, उस कंडीशन में ए इज़ ज़ीरो ऑफ द एफ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, एक चीज़ में अपन छोटा सा नोट याद रखेंगे, अपन ने देखा था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसका पावर ज़ीरो होता है तो इसकी वैल्यू आई होती है, लेकिन ये केवल जब तक होती है जब ए जो है वो खुद नल मैट्रिक्स ना हो, क्योंकि जैसे ज़ीरो का पावर ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, वैसे नल मैट्रिक्स का पावर नल मैट्रिक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये कंडीशन तब अप्लाई होगी इफ़ ए इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगी। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। जैसे पहला मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वो हमारे पास ए आ जाती है। मान लीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आ गया ए इंटू ए, ये आ गया ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी ये आएगी। अगर आप ए का पावर 4 निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर 3 इंटू ए, और ए की पावर 3 ए है तो ये ए स्क्वायर, फिर ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई तो कोई भी हायर पावर उससे लोगे तो उसकी वैल्यू भी ए ही आएगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू ए होती है, ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का पावर एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एन इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। इसमें जो ए होता है वो मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एक हमारे पास हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जहाँ पे ए का पावर एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, अगर ए के इक्वल आ जाती है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन काम करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है 2 -1 1 और -2 3 2 -3 2 -2 और उसके बाद है -4 4 एंड -3। आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, चेक वेदर दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और नॉट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ गई तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो आप करें, इसको सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, सभी लोग इसको सॉल्व करें, चेक वेदर दिस इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाली तो ये आ गई हमारे पास 2 -1 1, फिर आ गई -2 3 -2 -4 4 -3, फिर से अपन ने लिखा तो ये हो गया 2 -1 1 -2 3 -2 एंड -4 4 -3। अब इसका हम मल्टीप्लाइड करते हैं, -2 -2 -1 1 -2 3 -2 एंड -4 4 -3। चलिए मल्टीप्लाइड करें इसका रोल है, इसका कॉलम लें तो ये क्या जाएगा 4 + 2 -4 4 + 2 -4, फिर आ जाए ये जाएगा -4 -6 + 8, ये क्या जाएगा -4, फिर ये जाएगा -6 और ये जाएगा +8, फिर यहाँ ये हो जाएगा -8 और यहाँ भी -8 और +12, -8 -8 +12, यहाँ ये हो जाएगा -2 -3 +4 -2 -3 +4, ये हो जाएगा +2 +9 -8 +2 +9 -8 +2 +9 -8,
फिर इसके बाद ये हो जाएगा +4 +12 -12 +4 +12 -12, यहाँ ये तो ये हो जाएगा 2 +2 -3, 2 +2 -3, ये हो जाएगा -2 -6 -2 -6 -2 -6 +6, फिर ये हो जाएगा -4 -8 +9 -4 -8 +9, ये जाएगा। इसको अपन सॉल्व करें तो ए स्क्वायर के वैल्यू अगर अपन देखें तो ये हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2, ये -3 -2 -5 +4 इज़ -1, 4 -3 इज़ +1, ये हो जाएगा -10 +8 इज़ -2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा -2, -16 +12 इज़ -4, और ये +4, और ये हो गया -12 +9 इज़ -3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, देखो ज़रा, 2 - 1 1 2 - 1 1 -2 3 -2 -2 3 -2 -4 4 -3 -4 4 -3, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ गई। तो यस, दिस इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये हो गया भाई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगला हमारे पास हेडिंग है निल पोटेंट। अगला हमारे पास है निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स समझिए क्या होता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें इसके पावर्स की वैल्यू निकालना है। हम पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ए 4 के पावर की, ए की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। हमने ये देखा कि ए का पावर n-1 की वैल्यू जो थी, ए का पावर n-1 की वैल्यू जो था वो नल सेट नहीं था, नल मैट्रिक्स नहीं था, बट ए का पावर n की वैल्यू जो है एक नल मैट्रिक्स आ गया। अगर ऐसा आ जाता है तो उस कंडीशन में ए जो है उसको अपन बोलते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? निल पोटेंट मैट्रिक्स। और क्योंकि ए का पावर n की वैल्यू 0 आई है तो इसे बोलते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स n, ऑफ इंडेक्स n। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया था, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ए स्क्वायर की वैल्यू नल नहीं आई, फिर हमने ए क्यू निकाली, ये नल नहीं आई, फिर हमने ए का पावर 4 निकाला, ये नल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था वो कैसा हो जाएगा, वो एक निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 आ जाएगा। उसके जस्ट पहले वाला नॉट इक्वल टू नल आना चाहिए और उसकी वैल्यू इक्वल टू नल आनी चाहिए, क्योंकि अगर ए का पावर 4 नल आ गया तो ए का पावर 5 भी नल आएगा, ए का पावर 6 भी नल आएगा, ए का पावर 7 भी नल आएगा, लेकिन उसके ए 4 के जस्ट पहले वाला जो है नॉट इक्वल टू नल आएगा। तो ए की पावर n-1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए और ए की पावर n की वैल्यू अगर इक्वल टू नल है तो उस कंडीशन में निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n कहलाता है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ निल पोटेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसका एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, और A मैट्रिक्स हमारे पास है AB माइनस ऑफ ए स्क्वायर और B स्क्वायर माइनस ऑफ AB, तो आप चेक कीजिए ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर A की वैल्यू है, A की वैल्यू हमारे पास है A1 माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए। इन दोनों क्वेश्चन को चेक कीजिए ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। आप देखेंगे ये दोनों निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 होंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, अगला जो मैट्रिक्स है वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स बहुत ही आसान है भाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, सच डेट जब ए का पावर हम k+1 करते हैं तो इसकी वैल्यू a आती है। अगर a का पावर k+1 की वैल्यू a आती है वेयर k इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो a को अपन बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो a होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स।
पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के, ऑफ पीरियड के। अब जरा भावना समझो भाई, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, हमने ए क्यूब की वैल्यू निकाली, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल नहीं आई। हमने ए क्यूब की वैल्यू निकाली, ये भी ए के इक्वल नहीं आई। फिर हमने ए का पावर 4 की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास ए के इक्वल आ गई। अगर ए का पावर 4 की वैल्यू ए के इक्वल आई है तो ए का पावर 5 की वैल्यू जो है वो क्या होगा, ए का पावर 5 इज ए का पावर 4 इंटू ए, तो ए स्क्वायर के इक्वल आएगी, ए का पावर 4 ए हो जाएगा। ए का पावर 6 जो है वो ए का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए क्यूब के इक्वल आएगी, क्योंकि ए का पावर 4 जो है वो ए हो जाएगा। ए का पावर 7 अगर निकालेंगे तो ये ए का पावर 4 इंटू ए का पावर 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू ए स्क्वायर। है बस समझ में, ए का पावर 4 की वैल्यू ए है तो ए का पावर 5 हो गया ए इंटू ए स्क्वायर। ए का पावर 6 जो है वो ए का पावर 4 इंटू ए का पावर 2, अब ए का पावर 4 ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। ए का पावर 7 को हमने लिखा ए का पावर 4 इंटू ए का पावर 3, ए का पावर 4 इंटू ए का पावर 3। अब हमने देखा ये हमारे पास है ए का पावर 4, तो ए का पावर 4 की वैल्यू हमारे पास हो गई ए, तो ये हो गई ए इंटू ए क्यूब, तो ये हो गया ए का पावर 4, और ए का पावर 4 की वैल्यू क्या है, ए है। तो ए का पावर 7 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ए के पावर 7 की वैल्यू भी हमारे पास ए हो गई। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी है कि ए का पावर 4 की वैल्यू ए है, ए का पावर 7 की वैल्यू ए है, सही बात है। तो अगर मैं देखूं ए का पावर k प्लस 1 ए है, तो यहाँ पे k प्लस 1 की वैल्यू है, k प्लस 1 की वैल्यू है, k प्लस 1 की वैल्यू है 4, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3। जब ए का पावर 7 की वैल्यू, अगर ए का पावर 7 ए है तो k प्लस 1 की वैल्यू है 7, तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6। तो k की जो वैल्यूज़ हो रही हैं, k की वैल्यू हो रही है 3, 6, तो आगे जाके 9, 12, 3 के मल्टीपल में होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, और इसका जो पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड है, वो इसका क्या है 3 है। जो पीरियड होता है वो क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो फंडामेंटल पीरियड इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दिस इज़ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में के बाद है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये बहुत ही आसान है भाई, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई आ जाती है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो ए होगा उसको अपन बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए अपने पास। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है ना, तो एक नल मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, नल मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी नल मैट्रिक्स होगी, ए का पावर 3 की वैल्यू भी नल मैट्रिक्स होगी, ए का पावर 4 की वैल्यू भी नल मैट्रिक्स होगी। k प्लस 1 देखेंगे अपन तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बेसिकली हम ये देखें कि अगर एक नल मैट्रिक्स है तो उसका कोई भी पावर करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब उसकी वैल्यू ए ही आएगी। तो अगर ए हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है तो वो एक कैसा मैट्रिक्स होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसका जो पीरियोडिक मैट्रिक्स का जो पीरियड होगा वो पीरियड इसका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि वो विद नो पीरियड इज डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो पीरियड होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो एक हमारे पास नोट है कि जो स्क्वायर नल मैट्रिक्स होता है वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है जिसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इस तरीके से अपन ने आज की ये क्लास देखी। इतना करने के बाद हमें एनसीईआरटी का डिस्कशन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी 3.1 एंड 3.2 आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अब आगे अपन ट्रांसपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आईआईटी लेवल के कई सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।